हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स पेपर सेकंड में आज हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि प्रत्यक्ष व परोक्ष कर। सुनिए, इसमें पहले आता है डायरेक्ट टैक्स यानी कि प्रत्यक्ष कर। सुनिए, प्रत्यक्ष कर वह कर है जो किसी व्यक्ति पर लगाया जाता है, वह ही उसका भार स्वयं उठाता है। इस कर को टाला नहीं जा सकता है, ना ही इसका भार किसी अन्य व्यक्ति पर हस्तांतरित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, जब किसी कर का कराघात तथा करापात एक ही व्यक्ति पर पड़ता है, तब यह कर प्रत्यक्ष कर कहलाता है। उदाहरण, यदि सरकार रमेश से कोई कर वसूल करना चाहती है और रमेश पर ही सर्वप्रथम कर लगाया जाता है तथा रमेश ही उसे वास्तव में अदा करता है, तो ऐसा कर प्रत्यक्ष कर कहलाएगा। प्रत्यक्ष कर का सबसे अच्छा उदाहरण आयकर है। इसकी डेफिनेशंस परिभाषाएं आती हैं। पहली डेफिनेशन है, ए डायरेक्ट टैक्स इज रियली पेड बाय द पर्सन ऑन whom इट इज़ लीगली इम्पोज्ड। यानी कि प्रोफेसर डाल्टन के मतानुसार प्रत्यक्ष कर वह कर है जो उसी मनुष्य द्वारा दिया जाता है जिस पर वह कानूनी तौर पर लगाया जाता है। नंबर 2, J.K. मेहता के अकॉर्डिंग ए डायरेक्ट टैक्स इज दैट टैक्स विच इज पेड एंटायरली बाय द पर्सन ऑन whom इट इज़ लेविड। यानी कि J.K. मेहता के अनुसार प्रत्यक्ष कर वह कर है जो उसी व्यक्ति द्वारा पूर्ण रूप से दिया जाता है जिस पर वह लगाया जाता है। नंबर 3, एनातोल मुराद के अकॉर्डिंग डायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस विच कैन नॉट बी शिफ्टेड एंड विच देयरफॉर फॉल डायरेक्टली ऑन द पर्सन्स फ्रॉम whom द गवर्नमेंट एक्सट्रैक्ट्स द पेमेंट। यानी कि एनातोल मुराद के अनुसार प्रत्यक्ष कर वे कर है जिनका विवर्तन नहीं किया जा सकता, इसलिए उनका भार प्रत्यक्ष रूप से उसी व्यक्ति पर पड़ता है जिससे सरकार कर वसूल करती है। अब आता है मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि प्रत्यक्ष कर के गुण। सुनिए, इसमें प्रत्यक्ष करों के पक्ष में निम्नलिखित बातें कही जाती हैं। नंबर 1, जस्टिफिकेशन, न्यायोचितता। यह कर चूंकि करदान योग्यता के अनुसार लगाए जाते हैं, अर्थात जो अधिक बचाता है वह अधिक कर देता है और जिसकी आय कम होती है वह कम कर देता है, इसलिए इसमें समानता होती है। नंबर 2, सर्टेनिटी, यानी कि निश्चितता। इस कर में निश्चितता का गुण होता है क्योंकि करदाता को यह मालूम रहता है कि उसे कब और कितना कर देना है तथा सरकार को भी इस बात का ज्ञान रहता है कि इस कर से उसे कितनी आय प्राप्त होगी। नंबर 3, इकोनॉमी, यानी कि मितव्ययिता। इन करों के संग्रह करने में मितव्ययिता रहती है क्योंकि करदाता कर की राशि सीधे सरकार को देते हैं जिससे संग्रह व्यय बहुत कम होते हैं। नंबर 4, प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता। ये कर उत्पादक भी हैं क्योंकि जैसे जैसे देश में संपत्ति की वृद्धि होती है वैसे वैसे ही प्रत्यक्ष कर से आय अपने आप बढ़ने लगती है। नंबर 5, इलास्टिक, यानी कि लोचकता। इन करों में लोचकता भी होती है क्योंकि करों की दरों में वृद्धि कर संकट काल में सरकार की
आय बढ़ाई जा सकती है और इसी प्रकार दरों को नीचा करके अथवा अधिक छूटें देकर आवश्यकतानुसार सरकार अपनी आय कम कर सकती है। नंबर 6, पब्लिक अवेयरनेस, नागरिक चैतन्यता। ये कर शिक्षादि भी होते हैं क्योंकि हर व्यक्ति को यह मालूम रहता है कि वह सरकार के खजाने में कितनी राशि कर के रूप में दे रहा है, इसलिए वह राजनीतिक मामले में अधिक दिलचस्पी होने लगता है और जब सरकार कोई गलती करती है तो उसे ठीक करने के लिए आवाज़ उठा सकता है। इस संबंध में इंग्लैंड का एक आंदोलन बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं इस बात की पुष्टि करता है कि प्रत्यक्ष करों से नागरिक चैतन्यता को बल मिलता है। नंबर 7, रिडक्शन इन इनकम इनइक्वालिटी, आय की असमानताओं में कमी। ये कर क्योंकि प्रायः प्रगतिशील होते हैं इसलिए ये समाज में वितरण की असमानता को कम करने में प्रभावकारी सिद्ध हो सकते हैं। अब आते हैं डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि प्रत्यक्ष कर के दोष। प्रत्यक्ष कर के निम्नलिखित दोष हैं। नंबर 1, इनकॉन्वेंसेंस, यानी कि असुविधाजनक। ये कर असुविधाजनक होते हैं क्योंकि आय थोड़ी थोड़ी करके प्राप्त होती है परंतु कर का भुगतान एकदम करना होता है। इसके अतिरिक्त करदाता को अपनी आय का पूरा हिसाब रखना पड़ता है और उसे सरकारी अफसरों के सामने समय समय पर प्रस्तुत करना पड़ता है, जिसमें करदाता को बहुत ही कठिनाई उठानी पड़ती है। नंबर 2 आता है टैक्स एवेशन, यानी कि कर वंचन। ऐसे करों में चोरी की संभावना बहुत अधिक होती है क्योंकि झूठे हिसाब किताब प्रस्तुत करके तथा झूठी घोषणाएं करके चालाक व्यक्ति इन करों से बच सकता है। नंबर 3, आर्बिट्रेरी टैक्स रेट, यानी कि मनमानी कर की दर। इस कर का एक बड़ा दोष यह है कि करों की दरों का निर्धारण पूर्णतः कर अधिकारी की इच्छानुसार होता है, अर्थात कर की दर का निर्धारण मनचाहे ढंग से होता है क्योंकि कर कितना लगाना चाहिए इसकी माप करना बहुत कठिन होता है। नंबर 4, अनपॉपुलर, यानी कि अलोकप्रिय। ये कर अलोकप्रिय होते हैं क्योंकि इनका इकट्ठा भुगतान होने के कारण करदाता इनको अच्छा नहीं समझते। इन दोषों के बावजूद सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से प्रत्यक्ष कर लाभदायक माने जाते हैं। देश के आर्थिक विकास आय के समान वितरण तथा बढ़ते हुए सार्वजनिक व्यय को पूरा करने के लिए इन करों का बहुत महत्व है। अब आगे आता है इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि अप्रत्यक्ष या परोक्ष कर। इसके बारे में सुनिए। जब हम बाजार से मोटर कार या स्कूटर आदि खरीदते हैं तो हमें दुकानदार को मोटर कार अथवा स्कूटर की कीमत के साथ बिक्री कर सेल्स टैक्स भी देना पड़ता है। दुकानदार इस बिक्री कर को सरकार के पास जमा कर देता है। इस प्रकार सरकार
कर की रकम दुकानदार से वसूल करती है तथा दुकानदार इसे ग्राहक से वसूल कर लेता है। इस प्रकार ग्राहक को दुकानदार के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को कर देना पड़ता है। इस प्रकार के करों को ही अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। जो कर किसी एक व्यक्ति पर लगाए जाएं परंतु उनका भुगतान पूर्ण अथवा आंशिक रूप से दूसरे व्यक्ति करें, वे अप्रत्यक्ष या परोक्ष कर कहलाते हैं। प्रत्यक्ष कर का भुगतान करने का दायित्व तथा कर का मौद्रिक भार भिन्न भिन्न व्यक्तियों पर पड़ता है। इस प्रकार उत्पाद कर, सीमा शुल्क, आबकारी, बिक्री कर, मनोरंजन कर इत्यादि अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण कहे जा सकते हैं। इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं, सुनिए। यानी पहली है डाल्टन के अकॉर्डिंग सुनिए। एन इनडायरेक्ट टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन वन पर्सन बट पेड पार्टली और होली बाई अनदर। यानी कि अप्रत्यक्ष कर वे कर हैं जो लगाए तो किसी एक व्यक्ति पर जाते हैं किंतु इनका आंशिक या पूर्ण रूप से भुगतान किसी अन्य व्यक्ति को करना पड़ता है। नंबर सेकंड, J.S. Mill के अकॉर्डिंग एन इनडायरेक्ट टैक्स इज डिमांडेड फ्रॉम द पर्सन इन द एक्सपेक्टेशन एंड इंटेंशन दैट ही शैल indemnify himself at the expenses of another। यानी कि J.S. मिल के अनुसार एक अप्रत्यक्ष कर उस व्यक्ति से मांगा जाता है जिसने पहले से ही यह विचार कर लिया हो कि वह अपनी हानि को दूसरे से पूरा कर लेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।